नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। मैं रश्मि हूँ आपके साथ बरमपुर से। आज हम श्रीनिवासन रामानुज के जीवन वृत्तांत में प्रकाश डालेंगे। श्रीनिवास रामानुज, जिनका पूरा नाम था श्रीनिवास अयंगर रामानुजन, वे एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल में महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। श्रीनिवास रामानुज भारत के एक विशेष गणितज्ञ थे। इन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के 3884 प्रेमियों का संकलन किया। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीजगणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनसे प्रेरित होकर शोध आज तक हो रहा है। इन्होंने संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में विश्लेषण किया और गहन योगदान दिए। बचपन से ही वे प्रतिभावान थे। इनके कार्य से प्रभावित होकर गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई। इनके कार्य से प्रभावित होकर उनके नाम से रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के ईरोड नामक ग्राम में हुआ था। वह पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिण भाग में स्थित कोयम्बटूर के ईरोड नामक ग्राम में हुआ था। बचपन से ही रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। वे बचपन से ही बुद्धिमान थे। किंतु उनका विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। वे 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे। रामानुजन ने 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीखा था। रामानुजन ने 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया और आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल पहुँचे। रामानुजन ने 10 वर्ष की आयु में ही पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। फिर टाउन हाई स्कूल पहुँचे आगे की पढ़ाई के लिए। रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। रामानुजन को अपने शिक्षक को प्रश्न पूछना काफ़ी पसंद था। उनके प्रश्न में कभी कभी अटपटे प्रश्न लगते थे। वे अध्यापक को कभी कभी अटपटे प्रश्न भी पूछने लगते थे, जैसे कि संसार में पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी पर और बादलों के बीच पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी होती है। ऐसे प्रश्न से वे अपने अध्यापक को अचंभित कर देते थे। रामानुजन का व्यवहार
बड़ा ही मधुर था। विद्यालय छोड़ने के बाद 5 वर्षों का समय इनके लिए बहुत हताश भरा था। भारत इस समय परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, क्योंकि उस समय हमारा भारत का शासन अंग्रेजों के अधीन में था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। इस समय रामानुजन को ट्यूशन से कुल 5 रुपये मासिक वेतन मिलते थे। उनको उस समय मासिक वेतन कितने रुपए मिलते थे? कुल 5 रुपये मिलते थे और इसी में उनका गुजारा होता था। रामानुजन का यह जीवन काल बहुत कष्ट और दुख से भरा था। वर्ष 1908 में इनका विवाह जानकी नामक कन्या से हुआ था। विवाह हो जाने के बाद इनके लिए सब कुछ भूलकर गणित में डूबना संभव नहीं था। अतः वे नौकरी की तलाश में मद्रास आए। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिली। वे 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। उसके बाद उन्हें नौकरी नहीं मिली और उनका स्वास्थ्य भी बुरी तरह से गिर गया। फिर रामानुजन गणित के शोधों को स्लेट पर लिखते थे। रामानुजन अपने गणित के जो शोध करते थे उसको एक स्लेट पर लिखते थे और बाद में उसे रजिस्टर में लिख लेते थे। रात को रामानुजन के स्लेट और खड़िए की आवाज़ के कारण उनके परिवार के अन्य सदस्यों को नींद नहीं आती थी। इस समय भारतीय और पश्चिमी रहन सहन में एक बड़ी दूरी थी, इसलिए सामान्यतः भारतीय और अंग्रेज वैज्ञानिकों के सामने अपने बातों को प्रस्तुत करने में काफ़ी संकोच होता था। इसी कारण से भारत के लोगों को अंग्रेजों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, खुद के बारे में बताने के लिए काफ़ी दिक्कत होती थी। इस समय रामानुज के पुराने शुभचिंतक इनके काम आए और इन लोगों ने रामानुजन द्वारा किए गए कार्यों को लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजा। यहाँ इन्हें कुछ विशेष सहायता नहीं मिली, लेकिन एक लाभ यह हुआ कि लोग रामानुजन को थोड़ा बहुत जानने लगे। इस तरह से इंग्लैंड में और विदेश में लोग रामानुजन को थोड़ा बहुत जानने लगे। जिस तरह से एक जौहरी हीरे की पहचान करता है और उसे तराश कर चमका देता है, रामानुज के जीवन में वैसा ही कुछ स्थान प्रोफेसर हार्डी का है। रामानुजन का जीवन में प्रोफेसर हार्डी का काफ़ी अहमियत है, क्योंकि प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन की बहुत मदद की थी। प्रोफेसर हार्डी आजीवन रामानुज की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशंसक रहे। उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया। प्रोफेसर हार्डी के सहायता से रामानुज को कैम्ब्रिज जाने के लिए आर्थिक सहायता भी मिल गई। फिर रामानुज ने इंग्लैंड जाने के पहले गणित के करीब 3000 से भी अधिक नए सूत्रों को अपनी नोटबुक में लिखे थे। रामानुज इंग्लैंड जाने से पहले ही करीब कितने सूत्रों को अपनी नोटबुक में लिखे थे?
तकरीबन 3000 से भी अधिक नए सूत्रों को अपनी नोटबुक में उन्होंने लिखा था। इंग्लैंड की यात्रा से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इंग्लैंड की यात्रा से उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आए, क्रांतिकारी परिवर्तन आए। उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। वे प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर गणित के उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। अपने एक विशेष शोध के कारण उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बीए की उपाधि भी मिली। विभिन्न प्रकार शोध में से एक उच्च शोध के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बीए की उपाधि भी मिली। लेकिन वहाँ उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। वहाँ उन्हें क्षय रोग हो गया था। फिर वहाँ का जलवायु और हमारे भारत का जलवायु अलग होने के कारण उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर हुआ इसका। फिर वहाँ पे ही उन्हें क्षय का रोग हो गया था। इसके बाद वहाँ रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। यह बहुत सम्मानजनक बात थी। भारतीय होने के नाते यह उनके लिए बेहद सम्मानजनक बात थी। ऐसे समय जब भारत गुलामी में जी रहा था, तब एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। उनके उम्र का सदस्य पूरे इतिहास में कोई नहीं हुआ था। उनके उम्र में जो यह सम्मान मिला था, पूरे इतिहास में और कोई सदस्य को इतना बड़ा सम्मान नहीं मिला था। पूरे भारत में उत्सव मनाया। उनके शुभचिंतकों ने, जितने शुभचिंतक थे भारतवर्ष में, उन्होंने उत्सव मनाया। लेकिन रामानुज का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और अंत में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। भारत आने पर इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई। भारत आने पर उन्हें कहाँ नौकरी मिली? मद्रास विश्वविद्यालय में वे प्राध्यापक की नौकरी करने लगे। भारत लौटने पर भी स्वास्थ्य ने इनका साथ नहीं दिया और हालत गंभीर होती जा रही थी। इस दशा में भी इन्होंने मॉक थीटा फंक्शन नामक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। इस दशा में भी उनका स्वास्थ्य की हालत उनका ठीक नहीं थी, गंभीर होती जा रही थी। उन्होंने एक और शोध पत्र लिखा जिसका नाम था मॉक थीटा फंक्शन। रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उपयोग गणित ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान के कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। रामानुजन के द्वारा शोधित यह मॉक थीटा फंक्शन नामक शोध पत्र का उपयोग सिर्फ गणित में ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान में भी कैंसर को समझने के लिए किया जाता है। अंत में रामानुजन की घड़ी आ ही गई। 26 अप्रैल 1920 के प्रातःकाल में वे प्राण त्याग दिए। 1920 की 26 अप्रैल को उनका देहांत हो गया। इस समय रामानुज की आयु मात्र 32 वर्ष थी। बहुत ही अल्प वयस की आयु में उन्होंने प्राण त्याग दिए। इनका असमय निधन गणित जगत के लिए अपूरणीय क्षति थी। इनका असमय निधन होना गणित जगत के लिए
अपूरणीय क्षति थी। भारत सरकार ने 1962 में श्रीनिवास अयंगर रामानुज की 75वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। भारत सरकार ने कब श्रीनिवास रामानुज के नाम पर डाक टिकट जारी किए? 1962 में। तमिलनाडु उनके जन्मदिन को राज्य आईटी दिवस के रूप में मनाता है। तमिलनाडु में उनके जन्मदिन को राज्य आईटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2011 में भारत सरकार ने उनके 125वें जन्मदिन यानी 22 दिसंबर को उनका 125वां जन्मदिन जब हुआ था, उस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया गया, जो यह दिखाता है कि उन्हें सम्मान की दृष्टि से, बेहद सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उनके जन्मदिन को भारत में गणित दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो ये थी हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन अयंगर जी के जीवनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद श्रोता मित्रों।